इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है, कंसेप्चुअल सवाल है। पहले आप खुद से बनाने का कोशिश करिए, और आप टेस्ट लगाए हैं तो देखिए कि आप टेस्ट में बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, बनाए हैं तो कैसे बनाए। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब देखिए, ट्रेपेजियम को हिंदी में कहते हैं समलम चतुर्भुज। तो इंग्लिश को ही हिंदी में ऐसे लिख देता है बहुत बार सवालों में। ठीक है, तो ABCD एक ट्रेपेजियम है, मतलब समलम चतुर्भुज है। ठीक है, भुजा AB और CD एक दूसरे के समांतर है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 18, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 12 सेंटीमीटर है। ये जो ABCD आपका ट्रेपेजियम है, इसके चारों साइड का लेंथ दे दिया है। ठीक है, और ट्रेपेजियम ज्योमेट्री में ना आपको एक एक फिगर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, आप देखिएगा, एक रेखा AB के समांतर है जो ट्रेपेजियम को समान परिधि के दो भागों में बांट देता है। AB के पैरेलल जो ये रेखा है ना FE, ये जो है ट्रेपेजियम को दो बराबर परिधि में बांट देता है। मतलब आप ध्यान से देखिए तो FAEB ऊपर एक आपको चतुर्भुज दिखेगा, नीचे FDEC भी आपको एक चतुर्भुज दिखेगा, और ऊपर नीचे दोनों चतुर्भुज का अगर आप परिधि निकालेंगे तो पाएंगे दोनों बराबर है। ये सवाल कह रहा है। ठीक है, यह रेखा BC को E पर और AD को F पर काटता है। ठीक है, BC को E पे और AD को F पे मिलता है। ठीक है, यदि BE अपॉन EC, देखिए इसको घेरते हैं, BE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन AD है। देखो, BE अपॉन EC बराबर AF अपॉन AD है, मतलब जो रेशियो BC अपॉन EC का है वही रेशियो AF अपॉन AD का है, ये दे दिया है। और फिर पूछ दिया है कि BE अपॉन EC का मान क्या होगा, BE और EC का अनुपात क्या होगा, या आपसे पूछ सकता था कि AF अपॉन AD का क्या होगा। मतलब दोनों ही यहाँ पे बराबर दिया है। जरा ध्यान से सुनना, मेरे बात को समझना भाई। अगर आप इस सवाल में अगर आप बेसिक कंसेप्ट लगा के बनाओगे तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्मार्ट तरीका पे कि कैसे और सोच सकते हैं। देखो, ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक है, BE अपॉन EC या AF अपॉन AD, इसी का तो रेशियो पूछा है। तो अगर हम ऑप्शन को ही अगर क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई करवा दे तो जो रेशियो सेटिस्फाई कर देगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऑप्शन को लेना कैसे है, ऑप्शन को छांटना कैसे है, इस बात को एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। बहुत ही वेरी स्मार्ट अप्रोच हम आपको बता रहे हैं, बस अब ध्यान से समझना। देखो, BE अपॉन EC हमसे पूछा है, BE अपॉन EC हमसे पूछा है, और दिया है कि ये जो दोनों साइड है ना, BE अपॉन EC और AF अपॉन AD दोनों बराबर है। दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है। BE अपॉन EC वही है जो AF अपॉन ED है, और इनका लेंथ दे दिया है, BC 8 है और AD 12 सेंटीमीटर है। दोनों भुजा का लंबाई अलग अलग है, लेकिन रेशियो बराबर रेशियो में बांटेंगे। ये बात आप समझ गए। अब जरा ध्यान से समझना। अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि पूछा है रेशियो, पूछा है BE अपॉन EC, तो वही ऑप्शन को पकड़ेंगे जिसमें 8 और 12 का मल्टीपल दिखेगा। मतलब जो ऑप्शन 8 और 12 का मल्टीपल होगा। देखो, बहुत स्मार्ट तरीका आपको बता रहे, ध्यान से सोचना। देखो, एग्जामिनर ना बहुत अच्छा से ऑप्शन देता है, आप कितना समझ पाते हैं ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, 4 है, 1/4 है, 6 है और 1/6 है। 4 8 का मल्टीपल है, 4 12 का मल्टीपल है। 12 और 8 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, या 1/4 का मल्टीपल है। तो
सबसे पहले इन्हीं दोनों ऑप्शन पे आपका नज़र जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ का रेशियो बराबर है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 1/4 में थोड़ा झमेला है कैलकुलेशन में, 4 को लेते हैं और देखो आपका आंसर भी इत्तेफाक से पहला ही ऑप्शन में आ जाता है। इसी देखो ऑप्शन को इधर उधर सेट करने का आदत नहीं है, जैसे एग्जाम में दिया रख दिए। और ये एग्जाम और ये सवाल यहाँ क्यों है ये बात भी समझ लो। एसआई में इसी टाइप का सवाल, इतना हैवी नहीं, इसी टाइप का सवाल मिलता जुलता पूछा गया, इसीलिए ये सवाल यहाँ है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर हम BE/EC देखो यहाँ पे लिख देते हैं, BE/EC बराबर 4/1, यही मेरा मान लेते हैं आंसर होगा। ऑप्शन क्यों लिए हम आपको बताएं, ठीक है। तो भाई BE/EC कितना है, BE/EC कितना है, BE को हम 4 लिए हैं, EC को हम 1 लिए हैं। भाई पूरा BE + EC कितना है, BE + EC देखो इधर लिख देते हैं समझने के लिए, BE + EC हमारा कितना है, 4 + 1 = 5, ये रेशियो वाला वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 8 है। और यही वैल्यू 4/1 AF/AD का भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर, जो समझा रहे एकदम ध्यान से समझना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन से बच जाओगे, लेकिन कंसेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 का वैल्यू ही तो 8 सेंटीमीटर है, तो भाई 1 का वैल्यू कितना है, तो भैया 1 का वैल्यू जो है 8/5 सेंटीमीटर होगा। अब 1 का वैल्यू 8/5 सेंटीमीटर, मतलब EC बराबर 8/5 सेंटीमीटर है, तो BE कितना है, 4। तो अगर 1 का वैल्यू 8/5 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 चौके 32/5, 8 चौके 32/5। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो BE मिला ना, वो मिला 32/5 और जो EC मिला वो मिला 8/5, और यही रेशियो इधर भी आना चाहिए, मतलब AF/AD भी 4/1 होगा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। अगर हम ये ऑप्शन पिक किए तो समझाने में वक्त लगेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। इसका मतलब है कि AF/AD भी 4/1 होगा, इसको मिटा देते हैं, AF/AD भी 4/1 होगा। तो भैया AF/AD 4/1 है, AF/AD 4/1 है, और पूरा AD कितना है, 12 है। तो 4 और 1 AD मतलब क्या, AF + FD, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, एक मिनट, यहाँ पे FD होगा, ठीक है, यहाँ पे FD होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो AF/FD भी मेरा क्या होगा, 4/1, तो AF + FD = क्या होगा, AD होगा, ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 और 1, 5 का वैल्यू कितना, ये 4 है ये 1 है, तो 5 का वैल्यू कितना, 12 सेंटीमीटर। अगर 5 का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो 1 का वैल्यू कितना होगा सर, 12/5 सेंटीमीटर, ठीक, 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है, 12/5 सेंटीमीटर। अगर 1 का वैल्यू 12/5 है तो ये हमारा 4 है, 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 12 चौके 48/4, मतलब AF का वैल्यू होगा 48/5 सेंटीमीटर और FD का वैल्यू होगा 12/5 सेंटीमीटर। तो ये हम इस ऑप्शन को लेके ये रेशियो को देखें। अब दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि एक रेखा AB के समांतर है जो ट्रेपेजियम को समान परिधि के 2 भागों में विभाजित करती है। समान परिधि के 2 भागों में, हम आपको क्या बोले कि जो ऊपर का क्वाड्रिलेटरल है इसका पेरीमीटर और नीचे का क्वाड्रिलेटरल है इसका पेरीमीटर दोनों का बराबर है। जरा जोड़ो तो भैया ऊपर का जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो है ये आपका AB तो 6 दिया हुआ है, तो 48/5 और 32/5, 48 और 32 80/5 मतलब 16, तो 16 और 6 ऊपर बांट देते हैं। देखो ये लाइन तो दोनों के लिए बराबर है ना भाई, ठीक है, तो ऊपर बांट दो। तो
48 16 और 6 22, कितना निकल के आया? 22 निकल के आया। इसको देखो 12/5 और 8/5, 20/5 मतलब 4, 18 और 4 22, ये भी 22 निकल के आया, ये भी 22 निकल के आया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया आपका, सीधा दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर था। अब इसका अगर आपको बेसिक देखना है ना, तो आप ना ज्योमेट्री वाला सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे ट्रेपेजियम को देखिएगा, एक एक फिगर इसके बारे में डिटेल से बताए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, इस सवाल को देखिए, प्रिज्म से सवाल है। अब जैसे ही प्रिज्म बोला ना, प्रिज्म का टॉप और बॉटम दोनों एक ही आकार का होता है। जैसा आधार रहेगा ना, वैसा ही उसका टॉप वाला सरफेस रहेगा। ठीक है, कहता है कि एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर है। अब देखिए, प्रिज्म का जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज आकार का है। ठीक है, और जो आधार है उसका परिधि 18 सेंटीमीटर है, मतलब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़ 18 सेंटीमीटर है। मतलब प्रत्येक भुजा 6-6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो यहाँ से हम साइड निकाल लिए। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है ना, प्रिज्म का हाइट 20 सेंटीमीटर है। ठीक, बोला है कि प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। जैसा भी आधार होगा, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। तो आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिज्म का आयतन निकल जाएगा। अब देखो, एक लाइन में एक कैलकुलेशन में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो भाई मेरे प्रिज्म का आधार कैसा है? तो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। अब देखो, आधार का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो भैया उसको भुजा मालूम होना चाहिए। भुजा के लिए ये आपका परिधि दे दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब ईच साइड 6 सेंटीमीटर। अब देखो, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब क्या? भुजा का स्क्वायर कितना है? 6 गुना 6। अब यही से एक चीज़ समझ लेना है ना कि √3 तो रहेगा, तो ना तो √6 वाला होगा, ना तो √2 वाला होगा, या तो बी या तो डी। हर तरीका से दिमाग को खोल के रखना है, समझिए बात को। अब ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, गुना प्रिज्म का ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका प्रिज्म का वॉल्यूम। कटम कुटाई कर दीजिए, 6 × 6 = 36, 4 से 9 बार में 9 दूनी 18, 180 √3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिखा हुआ सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो गया? प्रिज्म का आयतन हो गया। ऐसे आपको करना होगा, ऐसा नहीं है ना कि आप फिगर बनाइए ऐसे। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज बनाए, ठीक, और एक सेम समबाहु त्रिभुज इसी ऐसे बनाए, ठीक, ऐसे, ठीक, और फिर इन दोनों को मिलाएंगे, दूसरा रंग से मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे। ये हो गया आपका प्रिज्म। ठीक है, अब इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, फोटो को दिमाग में खींचिए, कैलकुलेशन यहाँ निकाल के दीजिए। बात समझ में आया? अच्छा सवाल है और थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें। कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिलेंडर के आयतन में समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए या तो त्रिज्या में या तो ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर जोड़े जाने चाहिए, इसी का मतलब पहले समझ लीजिए। तो भैया, बेलन का रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर दे दिया है। बोला कि वो कौन सा चारों ऑप्शन में एक नंबर है जो एक बार हाइट में जोड़ेंगे तब वही वॉल्यूम प्राप्त होगा जब उसी को एक बार रेडियस में जोड़ेंगे, सेम नंबर को, एक बार हाइट में एक बार रेडियस में। तो एकदम सिंपल सवाल है। तो बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। ठीक है, πr²h। ठीक है, तो देखो भाई, πr²h, तो मान लो
कि हम जो चीज़ जोड़ेंगे वो a सेंटीमीटर है, वो a सेंटीमीटर है, तो एक बार रेडियस में जोड़ देंगे, एक बार हाइट में जोड़ देंगे। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना 10, तो 10 प्लस a का होल स्क्वायर गुना हाइट कितना 4 सेंटीमीटर। तो वही वॉल्यूम मिलेगा, वही वॉल्यूम मिलेगा जब इसी a को अब की बार हाइट में जोड़ देंगे। पाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस a। देखिए एक बार है हाइट में जोड़े, एक बार रेडियस में जोड़े। अब इसको करना होगा सॉल्व। तो आपको मालूम है कि पाई तो लिखना ही नहीं था, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है। तो ये पाई से पाई तो आपका एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 का पावर 2 100, 4 से काटेंगे ना तो ये 25 बार में उड़ जाएगा। मतलब इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, 25 चौके 100 प्लस 25a। इधर कितना बचा 100 प्लस 25a। इधर क्या बचा, इधर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इधर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे ना आपको सोल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि a का वैल्यू चाहिए और 4 ऑप्शन अपने पास है, ठीक है। अगर a के जगह पे 10 रखेंगे तो 10 और 10 20 का स्क्वायर 400, इधर भी 400 आना चाहिए। तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे a के जगह पे 10 रखना है आपको, तो 25 दहा के 250 और 100 350, 10 मेरा नहीं होगा, ठीक है। ये तो एकदम भरबली हो जाएगा। 8 रखेंगे तो 10 और 8 18, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। यहाँ पे 100 है और 25 8 200 और 1 300, 8 भी नहीं होगा। 4 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर 196। इधर ये यहाँ पे इधर यहाँ पे 25 चौके 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे 100, 25 चौके 100, यहाँ पे 200 होता है, भी नहीं होगा। अगर 5 देख लें तो 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर 225, 25 गुना 5 125 और 100 225, सेटिस्फाई कर गया। मतलब a का वैल्यू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। एकदम इसी तरीक़ा से लॉजिकली, या आप इसको तोड़ भी सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं कि नहीं भैया हमसे ये चीज़ नहीं होगा, तोड़ दीजिएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 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 a स्क्वायर प्लस 2ab, 10 दूना 20a बराबर 100 प्लस 25a। अब इसको जब आप सरिया के लिखिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, तो इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। तो ये तो लेंदी हो गया ना, आप तरीका समझिए, ठीक है, आप तरीका समझिए। बात समझ में आया? इस सवाल को देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, वॉल्यूम से है, ठीक है। और इस सवाल को ना आप मार्कर में इंक बहुत जल्दी खत्म हो जाए। इस सवाल को आप कैसे लगाए हैं और हम आपको यहाँ कैसे लगाना सिखाते हैं। बेसिकली हर एक सवाल में हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को एक 8 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या वाले एक खोखली वृत्तीय बेलनाकार ट्यूब बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो भैया आप समझ लीजिए कि ठोस गोला को पिघला के एक जो है बेलनाकार ट्यूब बनाया जाता है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बेलनाकार ट्यूब है ना, ये खोखला है, ठीक है, मतलब इसका कुछ मोटाई है, मतलब पाइप समझिए, पाइप बना रहे हैं, ठीक है। तो पाइप का मोटाई होता है और पाइप का 2 रेडियस होता है, एक सेंटर से अंदर और एक सेंटर से बाहर। तो पूछा है कि ट्यूब का मोटाई क्या है। देखो जो ट्यूब है ना उसका बाहरी रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। मतलब थोड़ा सा फिगर से आपको हम क्लैरिटी दे देते हैं कि ये मेरा गोला है और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसको पिघला के गला के एक ट्यूब बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, एक ट्यूब बना रहे हैं, ठीक है, एक ट्यूब बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक ट्यूब बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे एक ट्यूब बना रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये ट्यूब है भैया, ठीक है, ये मेरा क्या है, ट्यूब है। तो देखो इस ट्यूब का मोटाई है ना भाई, ये तो मोटाई है, तो इसका 2 रेडियस होगा, एक अंदर से अंदर और एक अंदर से बाहर। तो बाहर वाला रेडियस आपका दे दिया है बड़ा वाला 8 सेंटीमीटर और इसका मोटाई पूछा है। तो मोटाई कैसे निकलेगा, बड़ा वाला रेडियस में छोटा वाला रेडियस को घटा देंगे, मतलब छोटा वाला रेडियस निकालना पड़ेगा। अब देखो दोनों
जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका है, तो वॉल्यूम बराबर है। तो भैया आप एक बात बताइए साहब कि ठोस गोला का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 जरा देखो क्या कितना आपको लिखना है एग्जाम में। 4/3 पाई आर क्यू और आर के जगह पे 6 रखेंगे और 6 का क्यूब 216 बराबर खोखला। ये जो आपका सिलेंडर है ना ये खोखला है, तो खोखला सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना वो पाई आर खोखला बेलनाकार, हाँ खोखला वाला सिलेंडर है ना, तो इसका जो है वॉल्यूम होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बड़ा वाला आर में छोटा वाला आर स्क्वायर को घटाते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ये होता है। अब देखो अब ये दोनों बराबर, अब दोनों में क्या कॉमन है? तो भाई मेरे पाई से पाई कॉमन था, इसको लिखना ही नहीं था। 3 से काट दो, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 72 चौके 4 दूना 8, 7 चौके 28, 288 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे बड़ा वाला आर तो दे दिया है, हाइट भी आपका दे दिया है, तो देखो हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये आर स्क्वायर बड़ा वाला कितना है 88 64 माइनस आर स्क्वायर, और इसका हाइट कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 से तो ये निपट जाएगा, 8 तिहाई 24 और 8 तिहाई 24 और 8 छक 48 36, ठीक है, क्या होगा 36 होगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि 64 में अच्छा ये बाहरी त्रिज्या आपका 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा ना, ये हो गया 100 माइनस आर स्क्वायर। भाई यहाँ से 36 को इधर ले जाएंगे तो 100 में 36 गया तो कितना 64 बचा, मतलब आर मेरा कितना हो जाएगा? आर मेरा आपका कहीं मिस्टेक नहीं ना किए, कहीं मिस्टेक नहीं ना किए, ये भी 8 आ गया, कहीं पे मिस्टेक कर दिए हम। हाइट मेरा 8 है, तो 8 तिहाई 24 4 8 छके 48, ठीक। और क्वेश्चन में डाटा ठीक, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ये आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ मिस्टेक क्या हुआ है ये देखिए, यहाँ पे ना 10 सेंटीमीटर लिखना है और इसका जो हाइट है ना वो 8 सेंटीमीटर है, ये मिस्टेक हुआ हमसे, ठीक है। सॉरी उसके लिए, सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। अब देखो मोटाई कितना है, तो भैया बड़ा वाला रेडियस 8, छोटा वाला रेडियस बड़ा वाला 10, छोटा वाला 8, 10 में 8 है तो 2 सेंटीमीटर। लेकिन आपका ये भी आंसर में नहीं है, क्यों? क्योंकि मोटाई ना मीटर में पूछा है। देखो किसी भी तरीका से सवाल को घुमा सकता है। अब 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे तो 0.02 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतना काम तो इस सवाल में आपको करना ही पड़ेगा और कोई भी तरीका नहीं है। इस सवाल को देखिए, पहले खुद से लगाइए, आंसर कमेंट में डालिए, फिर देखिए। PQRS एक आयत है, भुजा PQ और QR का अनुपात 3:1 है। यदि विकर्ण PR की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो फिगर बनाएंगे और सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, ये आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को कितना गहराई तक समझते हैं। तो भाई ये मेरा रेक्टेंगल बना, नाम क्या है? PQRS, ठीक है। PQ और QR का जो रेशियो है वो 3:1 है। PQ और QR का जो रेशियो है वो 3:1 है और इसका डायगोनल PR, इसका लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर कॉमन सा लॉजिक लगाएं
तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर हम इस रेशियो को ही ले लेंगे ना कि ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल 3 गुना 1 मतलब 3, इसके साथ 3 यूनिट होगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ना ही 56 3 का मल्टीपल है, ना ही 25 3 का मल्टीपल है, या तो 36 या तो 30। तो 2 ऑप्शन तो हम पहले ही उड़ा दिए। अब या तो 36 या तो 30, क्या होगा देखो। PR कितना है 10 सेंटीमीटर, PR कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से 2 रास्ता खुलता है कि या तो आप डिटेल में जाके पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या उसी पाइथागोरस थ्योरम को रेशियो के माध्यम से अप्लाई करके वैल्यू निकाल लो। तो चलो हम आपको थोड़ा डिटेल में ही समझा देते हैं और उसी में आपको समझा देंगे कि कैसे हम करते हैं। तो अगर 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 हम इसको, ये जो 3 अनुपात है इसको x मान लें और जो 1 है इसको हम x मान लें, मतलब लंबाई 3x और चौड़ाई x है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर 9x प्लस x स्क्वायर 10x, 10x का स्क्वायर बराबर कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, ठीक है। और इसको 10 से भागा देंगे तो भैया 10 ही बचेगा। तो x बराबर कितना आएगा √10, कितना आएगा √10 आएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√10 और चौड़ाई हो जाएगा √10। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √10 इंटू √10 कितना 10 और इंटू 3 10 × 30। तो आंसर हमारा क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ये तो बेसिक था। अब आप जल्दी से इसको कैसे लगाओगे ये ज़रा ध्यान रखना, ये ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को बिना x माने, देखो दोनों में ही समान समय लगेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, ठीक है। तो अगर ये 3 है और ये 1 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, मतलब ये जो PR है ना वो √10 तो वैसे ही आ रहा है। तो √10 का वैल्यू 10 है, ठीक है। मतलब ये भी √10 रहेगा और ये भी इसके साथ भी √10 और इसके साथ भी √10। तो √10 इंटू √10 तो 10 तो गुना में रहेगा, तो 3 के साथ 10 का गुना रहना भी जरूरी है। तो 10 × 30 आंसर हुआ। समझ में आ बात? सवाल देखिए आपका अलजेब्रा से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आसान है, ध्यान से समझिएगा। वैसे बहुत लोग का आता है मैसेज कॉल्स के सर अलजेब्रा में समस्या होती है, और समस्या बात सही है कि शुरुआत में सबको समझ में नहीं आता है। अगर आप देखिए कोई भी चीज़ ना धीरे धीरे समझते समझते पूरा समझ में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मैथ समझा रहे हैं तो हमको एकदम पूरा मैथ, एकदम पूरा सारा का सारा मैथ आता है। कोई परफेक्ट नहीं है भाई, कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ, समझते समझते पढ़ते पढ़ाते हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निपटा देते हैं जरा कायदा से, ठीक है। कहता है कि यदि x + y बराबर 15 है तो x - 10 का होल क्यूब प्लस y - 5 का होल क्यूब बराबर क्या होगा। अब देखो, अब आप करेंगे क्या कि इसको a - bq के फॉर्म में तोड़ेंगे और इसको a - bq के फॉर्म में तोड़ने लगेंगे, और तोड़ ताड़ के फिर बात आपका वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इस कहानी को समझो। देखो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, 0 15 3 -15, ठीक है। x - 10 और y - 5। अगर आप इसको ध्यान से देखो कि x + y को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 5 15। इसमें हमारा मकसद क्या है कि x और y का कोई वैल्यू बता दे, हम आंसर बता देंगे, ठीक है। यहाँ x + y का वैल्यू जोड़ के दिया हुआ है। 15 को तो कई तरीक़ा से लिखा जाता है, लेकिन हम इसके हिसाब से सोचें, ठीक है। तो x हमारा 10 आया और y हमारा 5 आया।
अब x की जगह पे 10 रखेंगे, 10 माइनस 10 जीरो मतलब जीरो, 5 माइनस 5 जीरो मतलब जीरो। इसका आंसर क्या हो गया? जीरो हो गया। अब चाहे तो इसको a माइनस बी का होल क्यूब और इसको भी a माइनस बी के होल क्यूब, माइनस ही है ना, हाँ, माइनस के होल क्यूब में आप तोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल पे आते हैं। ये वाला थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सवाल को पहले एकदम इसको अरेंज करना होगा, सरियाना होगा। लिखा है यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो हो तो 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस ए सी प्लस 1/c² माइनस ए बी का मान क्या होगा। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, a² माइनस बी सी, b² माइनस ए सी और c² माइनस ए बी, ये है क्या। जैसे ही इसको आप पकड़ लोगे आंसर ठोक देगो। जरा ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो दिया है। ठीक है, अब हम इससे ये वाला फॉर्म निकालने का कोशिश करेंगे। तो ऐसा काम करना होगा 3 बार। तो ध्यान से देखो कि अगर हम इसको ऐसे लिखें ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस सी ए, कोई समस्या होगा? कोई समस्या होगा? कुछ भी समस्या होगा? बोले सर नहीं। फिर हम इसको ऐसे लिखें ए बी, अब की बार बी सी को उधर ले जाते हैं, प्लस सी ए बराबर माइनस बी सी। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लिखें अब की बार ए बी को उधर ले जाते हैं, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए बराबर माइनस का ए बी। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले बहुत अच्छा बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे a² माइनस बी सी है, a² माइनस बी सी है। इसका मतलब बी सी कहाँ है? यहाँ पे माइनस बी सी है, मतलब दोनों तरफ इसमें a² अगर जोड़ दें तो कोई समस्या? बोले सर कोई समस्या नहीं। तो यहाँ तो आ गया a² माइनस बी सी बराबर क्या हो गया, a² प्लस ए बी प्लस सी ए। यहाँ से हम अगर a कॉमन ले लें, देखो हम एक समझा रहे हैं, अगर यहाँ से हम a कॉमन ले लें तो हम इसको क्या लिखेंगे, a कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर a² माइनस बी सी। इसी तरीका से हर एक को करना होगा। अब यहाँ देखो माइनस सी ए है तो माइनस सी ए या माइनस ए सी के साथ क्या b², मतलब इधर भी b² जोड़ेंगे और इधर भी b² जोड़ेंगे। तो यहाँ से जब b² कॉमन लेंगे ना तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बचेगा यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे माइनस ए बी है तो उसके साथ क्या c², मैं मतलब इधर भी c² जोड़ो और इधर भी c² जोड़ो। और जब यहाँ से c को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, a² माइनस बी सी का वैल्यू हम क्या लेंगे, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब जरा ध्यान से देखो, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद b² माइनस ए सी का वैल्यू क्या रखेंगे, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, सिमिलरली c² माइनस ए बी का वैल्यू क्या रखेंगे, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सबका वैल्यू आपको दिखा, तीनों का वैल्यू दिखा। a² माइनस बी सी का वैल्यू देखो यहाँ पे। अब ये देखो माइनस को हम इधर लिखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² माइनस बी सी, बात वही है। ठीक है, b² माइनस सी ए का भी वैल्यू दिखेगा और c² माइनस ए बी का भी वैल्यू आपको दिख रहा है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, एक मिनट दोस्त, थोड़ा इसको जवाब दे देते हैं। लैपटॉप में भी व्हाट्सअप चलाने में मज़ा आता है, नहीं? फ़ोन में तो आता ही है, लैपटॉप में भी आता है।
चलो चल भाई ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आपको करना क्या है। अब भाई इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, b बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए बाय ए प्लस बी प्लस सी, और b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों चीज़ हम रखेंगे। अब देखिए यहाँ के बाद ना आप कैलकुलेट करिए, यहाँ के बाद आप कैलकुलेट करिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। जो काम करना था मेन काम वो हम कर दिए, ठीक है। अब सबका वैल्यू को यहाँ पे रखिए और आप खुद से कैलकुलेट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। और एक बात और सुन लीजिए, इधर हजारीबाग साइड में ना 3 दिन से लाइन नहीं है, क्योंकि 3 दिन से हाफ टाइम के बाद लगातार मतलब बहुत तेज़ी से बारिश और गर्जना हो रहा है। तो भैया लाइन का हालत ख़राब है, और जब लाइट नहीं रहेगा तो इन्वर्टर बैटरी भी चार्ज नहीं होता है। मेरा इन्वर्टर लास्ट स्टेज पे है तो वो कभी भी बंद हो जाएगा। इसीलिए हम आपको पहले सारा का सारा एडवांस मैथ क्लियर कर दिए हैं। अच्छा, इसका आंसर जब आप लगाएंगे ना तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और बाकी जो इसका अर्थमेटिक पोर्शन बचा वो हम कल के क्लास में आपको दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टर काएँ कर रहा है, एकदम आखिरी चाह, कभी भी लाइट बंद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। हम फिर आपको अंधेरा में दिखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। और सेशन को शेयर मार दीजिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिएगा।